अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यार एक दफा मैं स्पेलिंग ही नहीं समझ आती आपको। दुरूद शरीफ पढ़ लो। जोहा सरवर, अहमद गुलजार, फातिमा हक, ईमान इनाम, 16 आउट ऑफ 16। चलो ठीक है, शाबाश। ये ओवरहेड वाले में बाकी भी सारी सही है यार, सही है, गुड। ऐसे परेशान होते हैं। होमवर्क दिया था एक, क्या था, हाँ, लेबर का एक सवाल था, 4 इंजीनियर थे उसमें। जो क्लास में किया था ओवर टाइम और बोनस वाला, फिर आप लोगों से बहुत मुतासर हुआ था मैं, आपकी परफॉर्मेंस को सराहा था। अच्छा, एक वो ग्रुप में अभी तक वही मसला चल रहा है कि ओवर टाइम पे 100 रुपए क्यों लगाया, 200 क्यों नहीं लगाया। यहाँ बैठे हुए बच्चों को यही मसला था। ओवर टाइम कैलकुलेशन के मैंने 2 तरीके बताए थे, दोनों सही हैं। क्या क्या कि जो अलग अलग आवर्स हैं, अगर किसी एक दिन के अंदर 8 घंटे नॉर्मल ऑफिस आते हैं और 3 घंटे उसने ओवर टाइम लगाया है। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग में किसी ने पूछा था तो मैं बाकियों को भी बता दूं कि ये नॉर्मल आवर्स और एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स, ये तो बड़े अजीब अजीब से नाम कंफ्यूजिंग है। चलिए एक कोशिश और करता हूं। ये मैं आपको ना कोई एक दिन का डाटा लिया है, कोई एक दिन का, उस दिन के डाटा से मैं आपको नॉर्मल आवर्स, ओवर टाइम आवर्स, एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स, ये सब नामों के फर्क बता रहा हूं। अगर आपको पता है तो चले और पक्का हो जाएगा, नहीं पता तो अभी करा रहा हूं, बता देता हूं दोबारा, फिर पूछ लीजिएगा बेटा कुछ ना समझ आया हो तो। ये मैंने ना एक दिन की मिसाल ली है वेडनेसडे की जगह। इस दिन इस वर्कर ने इस वर्कर ने 11 घंटे काम किया। और नॉर्मल वर्किंग आवर्स का मतलब होता है कि अगर 9 AM ऑफिस लगने का टाइम है, 5 PM ऑफिस छुट्टी होने का टाइम है, कितने घंटे हो गए? 8। तो ये मतलब है नॉर्मल वर्किंग आवर्स का, कि वो जो नॉर्मल ऑफिस आवर्स होते हैं ना, इतने बजे फैक्ट्री खुलेगी, इतने बजे बंद होगी, जो नॉर्मल छुट्टी का टाइम, किसी भी दफ्तर का टाइम, अगर कभी किसी काम से बैंक जाना हुआ हो, ATM नहीं, बैंक के अंदर की बात कर रहा हूं, तो उसके आवर्स है ना, सुबह कितने बजे खुलता बैंक? 9 बजे, बंद। तो ये नॉर्मल वर्किंग आवर्स कहलाते हैं। तो अगर किसी लेबर के सवाल में आपको कोई नॉर्मल वर्किंग आवर्स कहे, नॉर्मल वर्किंग आवर्स, वर्ड नॉर्मल भी इतना जरूरी नहीं है, हो सकता है स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स लिखा मिल जाए, वर्किंग आवर्स का वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं वो है
ऑफिस में और छुट्टी का टाइम के जितने घंटे बनते हैं उनसे अगर ऊपर काम करेगा वो ओवर टाइम लगा रहा होगा। इस दिन में वर्कर्स ने एक्चुअल कितने घंटे काम किया? 11 घंटे। 11 है। वर्कर के 11 घंटे हैं एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स भी इस वर्कर के कॉन्टेक्स्ट में ही की जाएगी बात कि इस वर्कर ने इन 11 घंटों में जितने यूनिट्स बनाए उन यूनिट्स बनाने के लिए कितने आवर्स लगने चाहिए थे। मिसाल के तौर पे इस वर्कर ने बनाए 20 यूनिट्स, नहीं तो सुस्ती से काम हो गया, 26 यूनिट्स। इस वर्कर ने 11 घंटे में 26 यूनिट्स बनाए और एक यूनिट बनाने का जो स्टैंडर्ड टाइम उनको अलाउ किया हुआ है वो आधा घंटा अलाउ किया हुआ है। तो स्टैंडर्ड आवर्स क्या बने? 13। स्टैंडर्ड आवर्स भी और एक्चुअल भी उस इंडिविजुअल वर्कर के हैं कि इस वर्कर ने आज के दिन इतने घंटे काम किया और उन 11 घंटों में जो काम किया नॉर्मल स्पीड पे काम करता, आम वर्कर जैसा वर्कर होता तो इतने घंटे लगाने चाहिए थे। ये स्टैंडर्ड आवर्स हैं। जबकि नॉर्मल वर्किंग आवर्स, इसमें नॉर्मल पे इतना जोर नहीं है, वर्किंग पे ज्यादा है, वो 8 है। अगर सवाल में जैसे मैंने शुरू के 1-2 सवालों के अंदर जब ओवर टाइम के बगैर बोनस के 2 सवाल किए थे, जब मैंने परसों बोनस कराया ना, मैंने एक सवाल में बोनस और ओवर टाइम मिक्स किए थे। उससे पहले मैंने जो 2 सवाल कराए थे ना, उसमें मैंने बोनस और ओवर टाइम मिक्स नहीं किए थे। जब मैंने बोनस शुरू किया, वो देखिएगा ना बेटा, जब मैंने बोनस स्टार्ट किया है, जब मैंने टाइम बेस्ड, ये मेरे ख्याल में बुध वाली क्लास की बात कराऊंगा मैं, लेक्चर 27 होगा प्रोबेबली। जब मैंने टाइम बेस्ड वेजेस में बोनस पढ़ाया था तो मैंने आपको उसके रोजाना के यूनिट्स तो बताए, आवर्स नहीं बताए। बस इतना कहा था कि नॉर्मल वर्किंग आवर्स दिन के 8 हैं। उस वर्कर ने किस किस दिन कितने घंटे लगाए नहीं बताया मैंने। तो कितने घंटे काम किया होगा उसने? 8 घंटे किया होगा। क्योंकि अगर वो ओवर टाइम लगा, यानी छुट्टी में चला जाता होगा घर, अगर वो ओवर टाइम लगा रहा है तो बताएगा ना सवाल वाला। फिर अगले सवाल में मैंने आपको उसके एक्चुअल आवर्स बताए और वो देखिए तो वो 8 से ज्यादा थे, तो इसका मतलब उस दिन उसने ओवर टाइम लगाया होगा। तो किसी भी दिन या किसी भी वीक के कॉन्टेक्स्ट में नॉर्मल वर्किंग आवर्स, अच्छा यहां पर ना किसी सवाल में स्टैंडर्ड का वर्ड भी हो सकता है, इसलिए मैं बार बार वर्किंग की बात कर रहा हूं। वर्किंग आवर्स का मतलब है जो ऑफिस लगने और छुट्टी का टाइम है, वो वर्किंग आवर्स, वो वर्किंग आवर्स होते हैं। उससे ऊपर कोई वर्कर बैठ के काम करेगा तो वो ओवर टाइम है। लेकिन सवाल में जो एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स का नाम होता है वो उस इंडिविजुअल वर्कर के कॉन्टेक्स्ट में होता है कि किसी भी दिन, मैं इस वक्त दिन की मिसाल ले रहा हूं, वीक भी हो सकता है, कि उस दिन में वर्कर ने असल में टोटल कितने घंटे काम किया, ये एक्चुअल आवर्स है, और उतने घंटों में उसने जितने यूनिट्स बनाए। अगर वो नॉर्मल वर्कर होता, आम वर्कर जैसे होते हैं, तो वो इतने यूनिट्स कितने घंटे में बनाता, यानी इतने यूनिट्स बनाने के लिए कितने घंटे लगने चाहिए थे, वो स्टैंडर्ड आवर्स है। नॉर्मल, स्टैंडर्ड, एक्चुअल, ओवर टाइम, ये मैंने आपको फिर से खोल के सारे टाइम के साथ चीज बताई है, इसमें बताएं बेटे, स्टिल जरा सी भी कोई कंफ्यूजन है तो। वर्किंग आवर्स, एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स। एक सवाल मैंने दिया था, 4 इंजीनियर थे उसमें, ये 3 दिन में आपने बहुत बार बार इस सवाल को पढ़ा होगा, बार बार किया होगा, इस चैप्टर को बार बार रिवाइज किया होगा। मिडवे सर्विसेज लिमिटेड रिसीव्ड एन अर्जेंट ऑर्डर, सवाल कर रहा हूं डिस्कस। एक कस्टमर ने, जो कि कोई टेक्सटाइल मिल थी, उसने इनसे 4 मशीनें इंस्टॉल करवानी थी। कंपनी ने अपने 4 इंजीनियर्स को इन 4 मशीनों की जिम्मेदारी सौंप दी। एक इंजीनियर ने एक मशीन इंस्टॉल करनी है।
और स्टैंडर्ड टाइम टू कंप्लीट दिस जॉब वाज 50 आवर्स। ये स्टैंडर्ड टाइम टू कंप्लीट दिस जॉब वाज 50 आवर्स। पहले पैराग्राफ की अंग्रेजी में बताए कोई एतराज? अगर सवाल किया है, अगर नहीं भी किया तो अब पढ़ ले। पहले पैराग्राफ की अंग्रेजी में कोई डाउट? कंपनी की पॉलिसी, अगला पैराग्राफ, कि उन्होंने तनख्वाह पे नहीं रखा हुआ इंजीनियर्स को। जब जब काम कराते हैं तो पैसे देते हैं, और पैसे देते हैं उनको 100 रुपए पर आवर। लेकिन जितने घंटों में वो काम कर दें उतने घंटे के पैसे नहीं देते, स्टैंडर्ड आवर्स के पैसे देते हैं। ये दूसरे पैराग्राफ की अंग्रेजी का मतलब है। दोबारा समझे। ये जिन 4 मशीनों का सवाल है, इन चारों इंजीनियर को एक एक मशीन इंस्टॉल करने को कहिए, ये वाला पर्टिकुलर काम कितने घंटे में होना चाहिए? तो उन इंजीनियर्स को कहा है कि पैसे हम तुम्हें 50 घंटे के देंगे, चाहे तुम 500 घंटे लगाओ, चाहे तुम 5 घंटे लगाओ, पैसे 50 घंटे के मिलेंगे। ये बात लिखी हुई है। द मिनिमम अमाउंट द कंपनी पेज इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड आवर्स। यानी जितने स्टैंडर्ड 50 घंटे लगने चाहिए ना, पैसे उन 50 घंटे के मिलेंगे। हाँ, उनको मोटिवेट करने के लिए कि वो जल्दी काम करें, उनको बोनस भी ऑफर किया गया इन ऑर्डर टू स्पीड अप द इंस्टॉलेशन वर्क। कंपनी ने इंजीनियर्स को कहा है कि हम तुम्हें बोनस देंगे, लेकिन बोनस के भी ना स्लैब्स बना दी। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी टाइम सेव्ड और स्टैंडर्ड टाइम की एक परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ टाइम सेव्ड टू टाइम अलाउड। जैसे इंजीनियर ए ने कितने घंटे बचाए? 9 घंटे। तो इंजीनियर ए की अगर बात करें तो 9 डिवाइडेड बाय 50, 18%। ये निकली परसेंटेज ऑफ टाइम सेव्ड टू टाइम अलाउड। ये इस हेडिंग का मतलब है। तो जिस इंजीनियर की इन तीनों कैटेगरीज में से जिस कैटेगरी में फॉल करेगी उतना बोनस उसको मिलेगा। जैसे इंजीनियर ए दूसरी स्लैब में फॉल कर रहा है तो उसको बोनस मिलेगा 20%। इंजीनियर बी ने कितने घंटे बचाए? ये तीसरे में फॉल कर रहा है, इसको मिलेगा 30%। इंजीनियर सी ने कितने घंटे बचाए? 4। ये पहली क्लास में फॉल कर रहा है, इसको 10% मिलेगा। और इंजीनियर डी ने जितना टाइम था उतना ही लगाया। तो सवाल की रिक्वायरमेंट ए है कि हर इंजीनियर की टोटल वेजेस बता दे। अर्निंग्स, वो हम उसको वेजेस कह रहे होते हैं, उस इंजीनियर की वो अर्निंग होगी, और पर आवर बता दे। तो 50 घंटे मिलेंगे पैसे, तो 50 घंटे इंटू 100 रुपए, और ये हर एक का अलग अलग बोनस कैलकुलेट हो जाएगा। तो जिन्होंने सवाल किया है पार्ट ए में कुछ पूछना है तो बताइए। अगर किया है पार्ट ए में जो पूछना है बताइए। पार्ट बी, हमने अपने कस्टमर से जो टेक्सटाइल मिल है 4 मशीनें इंस्टॉल करने के कितने पैसे लेने? हमने इन मशीनों को इंस्टॉल करने के टेक्सटाइल मिल से कितने पैसे लेने हैं? नहीं बताया। 150 नहीं लेने, नहीं बताया। इसलिए रिक्वायरमेंट बी में पूछा भी नहीं है कि टोटल पैसे कितने लेने। रिक्वायरमेंट बी में पूछा यह है कि अगर हम अपने कस्टमर को जल्दी काम करके दे दें तो पार्ट बी में नहीं लिखा हुआ, पार्ट बी में सिर्फ कहा हुआ है एडिशनल रेवेन्यू। तो हम कस्टमर से 4 मशीनों के जितने भी पैसे ले रहे होंगे, एडिशनल रेवेन्यू कहां से आ गया? एडिशनल रेवेन्यू ये आपको ये वाली कहानी के नीचे लिखा हुआ है, इन एडिशन टू द एग्रीड अमाउंट। एग्रीड अमाउंट होगी कोई, वो हमसे सवाल में पूछी भी नहीं इसलिए बताई भी नहीं। इन एडिशन टू द एग्रीड अमाउंट द कस्टमर हैज एग्रीड। कस्टमर कौन है? वो टेक्सटाइल मिल जो हमसे मशीनें इंस्टॉल करा रहा है। द कस्टमर हैज एग्रीड टू पे द कंपनी या कंपनी के इंजीनियर्स, कंपनी 150 फॉर एवरी आवर सेव्ड। तो कंपनी को एक तो मशीनें इंस्टॉल करने के पैसे मिलने हैं, एक्स्ट्रा पैसे ये भी मिलने, इसलिए इसमें सवाल में भी इन एडिशन टू द एग्रीड अमाउंट के वर्ड है, और रिक्वायरमेंट में भी कंप्यूट द एडिशनल रेवेन्यू पूछा हुआ है। तो कंपनी अपने कस्टमर को टोटल कितने घंटे बचा के दे रही है? 9, 14 और 4। तो कंपनी को जो बोनस मिलेगा, पार्ट बी कितने बोले? इंटू 150, 4050। ये एडिशनल रेवेन्यू कमा रही है, लेकिन सवाल में ये नहीं कहा कंप्यूट दी एडिशनल रेवेन्यू, कहा है कंप्यूट दी नेट एडिशनल रेवेन्यू।
तो हमें एडिशनल रेवेन्यू कराने के लिए अपने इंजीनियर्स को भी तो बोनस देना पड़ेगा ना, तो नेट का मतलब है कुछ माइनस करना है। तो जब ये हम अमाउंट निकाल ही बोनस की रहे, टाइम सेव्ड, तो इसमें से हमें नेट करने के लिए माइनस भी वर्कर्स को दिया जाने वाला बोनस करना पड़ेगा। ये थी जी इस सवाल की डिस्कशन। और आपने कुछ पूछना है तो बताएं। चलिए कुछ नहीं पूछना। इंडिविजुअल बोनस प्लान्स बहुत हैं, अब आते हैं ग्रुप बोनस पे। ग्रुप बोनस प्लान, ग्रुप बोनस प्लान। हाँ, ग्रुप बोनस प्लान, इसमें ना सवाल में करने को कुछ नया नहीं है, सब वही है जो 2 दिन में पढ़ा है। सेम कैलकुलेशंस एज स्टडीड। बस फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि वहां पर एक बंदा था, यहां पर पूरी टीम होगी, तो उस पूरी टीम के टोटल आवर्स लेके चल रहे होंगे हम। एक बंदे के नहीं, पूरी टीम के आवर्स चल रहे होंगे फिर। बाकी सारा कुछ वैसे ही है, बस सिर्फ फर्क इतना है कि यहां पर ना पूरी टीम के आवर्स इस्तेमाल हो रहे होंगे। यानी सवाल सॉल्व करने में आपको कोई डिफरेंट नहीं लगेगा, सब वही है। पहले एक बंदे का सवाल था, तो अगर उस एक बंदे ने 8 घंटे काम किया तो हम लोग कैलकुलेशन के अंदर 8 घंटे ले रहे थे। अब अगर 100 लोग हैं तो हम 800 घंटे ले रहे होंगे, ये फर्क पड़ेगा बस। जी जी, जॉब टू जॉब बेसिस का क्या मतलब है? अगर हमने वर्कर्स को हायर किया हुआ है और उनको महीने की तनख्वाह देते हैं, तो फिर काम हो या ना हो उनको महीने की तनख्वाह मिलनी है। इस तरह के लोग ये हमारे इस चैप्टर में डिस्कशन में नहीं आ रहे। हो सकता है हमने वर्कर्स को हायर किया हो पर आवर बेसिस पे, चाहे उससे प्रोडक्ट ए बनवाए चाहे प्रोडक्ट बी बनवाए, सारा दिन वो फैक्ट्री में काम करते रहते हैं। ये नॉर्मल इस चैप्टर के सवालों में होता है। जॉब टू जॉब बेसिस का मतलब है कि हम वर्कर्स को छुट्टी पे ही रखते हैं, जब काम होता है तो बुला लेते हैं, काम करवा के फिर फारिग कर देते हैं। तो ये है जॉब टू जॉब बेसिस। जॉब मतलब हमारा काम, कि जब काम आएगा तो उनको बुला लेंगे, उस काम के पैसे दे देंगे। नहीं होगा तो नहीं देंगे पैसे, सिर्फ इतना मतलब है। बाकी तो जो सवाल हमने सॉल्व करना है, सवाल तो वैसे ही है। अच्छा जी, ये जो ग्रुप बोनस प्लान है ना, ये सब बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले कर रहे थे। आप पढ़िए, मैं बोर्ड पे कर देता हूं। स्प्रिंग 8, क्वेश्चन 13, इसहाक लिमिटेड। क्वेश्चन 13, इसहाक लिमिटेड, स्प्रिंग 2008 अटेम्प्ट का सवाल है, पढ़िए मैं करता हूं।
हाँ जी, कैसे पता ग्रुप बोनस है कि इंडिविजुअल है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और 100% बोनस प्लान मतलब जितना बेसिक वेज रेट है उतना ही बोनस का रेट है। बेसिक वेज रेट 150 पर आवर है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर 50 बॉटल्स है, और टोटल ग्रुप में कितने लोग हैं? 20 लोग हैं। और ओवर टाइम का सवाल में कहीं कुछ नहीं कहा। कैसे पता चलना था? अगर कहीं एक्चुअल आवर्स बताए होते और वो इन 8 घंटे से ज्यादा होते तो ही ओवर टाइम होते ना, तो एक्चुअल आवर्स तो कहीं बताए नहीं। तो बस फिर जितना टाइम छुट्टी का है, छुट्टी के बाद सब घर चले जाते हैं, कोई ओवर टाइम नहीं लगता। तो यही एक्चुअल आवर्स भी है। ठीक है, ओवर टाइम होता तो फिर अलग से या तो ओवर टाइम बताए होते या फिर जितने घंटे उन्होंने काम किया वो बताए होते, तो उसको फिर हम छुट्टी के टाइम से कंपेयर कर लेते। ये ओवर टाइम वाली बात समझ आई कि नहीं? और बेसिक वेजेस है और बोनस है बस, और रिक्वायरमेंट पूछी हुई है। अच्छा, अब ये रिक्वायरमेंट जो का ना, प्रिपेयर स्टेटमेंट, ये कौन सी स्टेटमेंट होती है? कोई नहीं, बस लिख के दिखाना है। क्या लिख के दिखाना है? लेबर कॉस्ट पर यूनिट अंडर ईच ऑफ दी 2 ऑप्शंस। कौन सी 2 ऑप्शंस? वीकली और डेली। स्प्रिंग 2008, पहले कर लेते हैं वीकली ऑप्शन पे। बेसिक वेजेस कितनी? 150 पर आवर, और कितने आवर्स हैं? 900। ये 900 आवर्स, ये मकड़ी से पूछ के दिखाते हैं। एक दिन में कितने घंटे? और कितने दिन में? 5। और उसके बाद छठे दिन में 5 घंटे। ये हो गए एक हफ्ते के आवर्स। लेकिन हम लोग सवाल एक बंदे का सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम 20 लोगों का सॉल्व कर रहे हैं। नहीं, फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि हमने टोटल टीम को लेकर चलना है, तो 20 लोग। तो हमने एज अ कंपनी 20 लोगों को यानी 900 घंटों के पैसे देने। इसका मतलब ये नहीं कि दिन में तो 8 घंटे होते हैं तो 100 घंटे कैसे आ गए, वो इनटू नंबर ऑफ बंदे हो गए। तो हमने टोटल 900 घंटों की पेमेंट करनी है। कितना बना? 135,000 और बोनस। और 100% बोनस प्लान का मतलब है इसके लिए भी 150 है। टाइम सेव निकाल लेते हैं। पूरे वीक में टोटल कितनी बॉटल्स बनी? इन सारी बॉटल्स को ऐड कर लें। हाँ जी, 46,800। इतनी बॉटल्स पूरे वीक में बनी। एसएच कैसे निकालें? इसको डिवाइड कर दें 50 से, तो एसएच आ गया 936, एएच है 936। ये टाइम सेव आ गया। 5400। लेकिन पूछा है लेबर कॉस्ट पर, तो 140,400 डिवाइडेड बाय 46,800, बस 3। ये हो गया वीकली बेसिस।
और अगर इसी को हम करें डेली बेसिस पे, बेसिक वेजेस तो यही है 150 इंटू 900 135 और बोनस अब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मंडे को कितने घंटे? अच्छा एक्चुअल बताएं पहले। मंडे को दिन है, अब मंडे के दिन में घंटे हैं 8, लेकिन हम एक बंदे का सवाल सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम 20 लोगों का सवाल सॉल्व कर रहे हैं। तो 160 160 160 160 160 और 100 और एसएच जितने यूनिट्स बनाए उनको डिवाइडेड बाय 50 174 147 90 टाइम सेव्ड हो गया 14 तो टोटल 10200 तो लेबर कॉस्ट पर यूनिट बन गई 3 और रिक्वायरमेंट का लास्ट सेंटेंस क्या है? डिफरेंस बताएं दोनों में क्यों है? तो क्यों है? क्योंकि जब हम डेली बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो बुरी परफॉर्मेंस इग्नोर हो जाती है, जबकि वीकली बेसिस पे करने से अच्छी बुरी परफॉर्मेंस दोनों ऑफसेट हो जाती है, इसलिए वीकली का आंसर थोड़ा आ जाता है। अच्छा एक सवाल ना होमवर्क है ये पुराने इसलिए हैं क्योंकि ये सिलेबस से निकल गया था, फिर जब सिलेबस में दोबारा आया था ना तो ये डिसीजन मेकिंग के साथ टेस्ट होता है, इसलिए अभी जो करा रहा हूं वो सब पुराने सवाल ही नजर आ रहे हैं आपको। एक सवाल होमवर्क करते हैं बेटा, इससे अगला, अगले से अगला, आखिरी क्वेश्चन 15। इसमें अच्छी कैलकुलेशन है, प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं और वर्कर्स भी अलग अलग हैं, ये जरा थोड़ा सा ध्यान से देखने वाला काम है, करिएगा, लिख के करिएगा, सोल्यूशन नहीं सिर्फ देखना होता, लिख के करिएगा सवाल। क्वेश्चन नंबर 15 है मेरी बुक में, जो कि ऑटम 2005 का सवाल है। कोशिश बेटा जरूर करिएगा सारे। आउटपुट यानी यूनिट्स, आउटपुट का मतलब है जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। इस सवाल में एक्चुअल आज कैसे आए? मंडे वाले दिन ऑफिस के आवर्स 8 हैं, तो हम एक बंदे का सवाल नहीं कर रहे हैं, तो 20 लोगों का सवाल कर रहे हैं, तो 8 इंटू 20 तो 160 हो गए। देखो मैंने यहां पर भी तो ये किया ना कि एक हफ्ते के घंटे लिए उसको इंटू 20 कर दिया, वहां पर हर रोज के घंटों को इंटू 20 कर दिया। पीर मंगल बुध जुमेरात जुम्मा 8 घंटे पर डे है और हफ्ते के दिन 5 है, तो वो तो एक बंदे के लिए है, इंटू 20 कर दें जी। हाँ ईच वर्कर, अच्छा आप ये एसएच वाला स्टैंडर्ड कह रहे हैं, तो फिर ये
50 बॉटल्स, ये क्या है? नहीं, एसएच निकालने के लिए 50 बॉटल्स यूज होनी है या ये 8 घंटे एसएच है? हाँ, तो फिर ये 8 घंटे क्या है? कौन से स्टैंडर्ड? नहीं, ये जो टेबल में है ये तो एक्चुअल प्रोडक्शन है। हाँ, ऐसा ही है, एक्चुअल यूनिट्स हैं। हाँ अच्छा, ये डिस्कशन दोबारा सुने भाई, अभी भी कुछ कच्चा कच्चा रहेगा काम। मंडे के दिन each worker is supposed to work 8 hours a day, मंडे से फ्राइडे। इस सेंटेंस में कहीं यूनिट्स है कि इनको 8 घंटे में कितने यूनिट्स बनाने चाहिए, इनका कहीं यूनिट्स के साथ लिंक बताया हुआ है? तो वो जो हमें बोनस कैलकुलेशन में एसएच लिखने होते हैं ना, वो लाजमी किसी ना किसी यूनिट्स के साथ लिंक्ड करके सवाल में बताया, क्योंकि हमने जब बोनस निकालना होता है तो बोनस निकालने के लिए देखना होता है कि उन्होंने जितना काम किया, जितने यूनिट्स बनाए, उतने यूनिट्स बनाने के लिए कितने घंटे एक्चुअली लगे और उतने यूनिट्स बनाने के लिए कितने घंटे लगने चाहिए थे। तो अगर हमने यहां पर एसएच लिखने हैं तो इसका कहीं यूनिट से कोई ताल्लुक तो बताया हो ना। अगर ये कहा जाए, अगर मैं ये कहूं कि आप 8 घंटे रोजाना कॉलेज में क्लास अटेंड करनी है, अब इस 8 घंटे का यहां से कोई इस जुमले से पता चल रहा है कितने सवाल सॉल्व करने हैं? नहीं ना, कोई सवालों से कोई लिंक बताता, कोई परफॉर्मेंस आती। अब ये सिर्फ इस जुमले का मतलब है इतने घंटे वहां मौजूद होना है। तो ये जो वर्किंग आवर्स होते हैं ये सब वर्कर्स का ड्यूटी टाइम होता है। इसमें कौन कितना तेज काम करेगा, कितना स्लो काम करेगा, वो इस जुमले में कहीं नहीं है। ये स्टैंडर्ड का वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, बात यह है कि ये ड्यूटी आवर्स है, वर्किंग आवर्स है, ऑफिस आवर्स है, कि 8 घंटे रोजाना काम करने का टाइम है। उस सेंटेंस में देखें, ईच वर्कर इज सपोज टू वर्क फॉर 8 आवर्स पर डे। एक दिन में उसने 8 घंटे ड्यूटी पे मौजूद होना है। इस सेंटेंस से कहीं यह पता चल रहा है कि इस दौरान कितने यूनिट्स बनाने। परफॉर्मेंस नहीं आ रही ना, तो जब परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो वो इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, वो सिर्फ बेसिक वेजेस और ओवर टाइम की कैलकुलेशन की बात हो रही है। यहां पर बोनस की कैलकुलेशन, बोनस परफॉर्मेंस का इनाम है, बेसिक वेजेस और ओवर टाइम उसके टाइम की मजदूरी होती है, बोनस उसकी परफॉर्मेंस का इनाम होता है। तो इसमें हमें यकीनन उसकी परफॉर्मेंस को सामने रखना होगा। अब ये जो एसएच है, इन एसएच को हमने कैलकुलेट किया है इस बेसिस पे कि उसने जितने यूनिट्स बनाए, उन यूनिट्स बनाने के लिए कितने घंटे लगने चाहिए थे, वो एसएच। तो उसका इस्तेमाल होगा जो इससे पिछले सेंटेंस में इंफॉर्मेशन है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर 50 बॉटल्स है, ये अब परफॉर्मेंस का टारगेट आ गया। ये उनको परफॉर्मेंस का टारगेट दिया जा रहा है कि 1 घंटे में 50 बोतलें बननी चाहिए। तो एसएच कैसे निकाले? जितने यूनिट्स एक्चुअली बनाए उनको 50 से डिवाइड किया, ये एसएच निकला है। एसएच निकालने के लिए हमेशा कोई ना कोई परफॉर्मेंस टारगेट दिया होना चाहिए। वो आपको दो शक्लों में दिया हो सकता है, या तो आवर्स पर यूनिट बताए होंगे या फिर यूनिट्स पर आवर्स बताए होंगे, दोनों में से कोई एक शक्ल हो सकती है। तो बोनस निकालने में जो एसएच इस्तेमाल हो रहे हैं ये उसके परफॉर्मेंस की इंफॉर्मेशन से निकलेंगे। परफॉर्मेंस बार बार बोल रहा हूं मैं, बात क्या मतलब परफॉर्मेंस? जो उसने प्रोडक्शन करनी है, यूनिट्स जो बनाने हैं, उनकी लिंक से निकलेंगे, उनके लिंक के बगैर ये नहीं निकल सकते। अब वो लिंक सवाल के अंदर कभी आर्स पर यूनिट कह के दिया हो सकता है, कभी यूनिट्स पर आर कह के दिया हो सकता है। जितने बच्चे यहां बैठे मेरी बात सुन रहे हैं, एसएच निकालने में बेटे बताएं, मैं नहीं अगर समझा पा रहा तो एसएच एएच एएच है घड़ी के हिसाब से उसने टोटल वर्कर ने कितने घंटे इस दिन काम किए। अगर ये सवाल में मेंशन्ड नहीं है कि ओवर टाइम लगाया, ओवर टाइम का जिक्र है ही नहीं सवाल में, तो वर्कर कब चले जाते होंगे? जब छुट्टी हो जाती होगी। जब ये कहा ही नहीं कि ओवर टाइम कितना है, तो बस छुट्टी होकर चले जाते होंगे। तो जो छुट्टी का टाइम दिया हुआ है फिर उनके एक्चुअल आवर्स भी वही है। तो वो छुट्टी का टाइम इन्होंने बताया हुआ है कि हर रोज हर वर्कर 8 घंटे काम करेगा, उसके बाद छुट्टी। तो अगर ओवर टाइम नहीं बताया इसका मतलब वो 8 घंटे काम करके गया, तो वो एज है। हाँ, जब हम वीकली सवाल कर रहे थे तो एक बंदे के टोटल आवर्स 5 दिन 8-8 घंटे,
एक दिन 5 घंटे, ये एक बंदे के आवर्स आ गए, उसको इंटू 20 किया क्योंकि हम ग्रुप का सवाल कर रहे हैं। इसी तरह हर दिन के लिए अलग अलग करना है। मंडे के 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे 5 घंटे, लेकिन हम एक बंदे का सवाल नहीं कर रहे, हम 20 लोगों का सवाल कर रहे हैं, तो 8 इंटू 20। और बताएं इसमें जो पूछना है। अच्छा, ऑटम 5 अटेम्प्ट का सवाल है जो होमवर्क दिया आपको। अगर बिल्कुल भी ना होना तो भी कोई बात नहीं, जितनी कोशिश कर सकते हैं करके आइएगा, चाहे मुझे सवाल पूरा ही सॉल्व क्यों ना करना पड़े, लेकिन जी आपने करके कोशिश पूरी आनी है। ये है जी ऑटम 5 है जी, पूछा कुछ? ये ऑटम 5 अटेम्प्ट का सवाल है मेरी बुक में, क्वेश्चन नंबर 15, आखिरी चैप्टर का आखिरी सवाल, क्वेश्चन 15, किसी में 14 भी हो सकता है। तो ये वाला सवाल होमवर्क है। ये बोनस कैलकुलेशन, वेजेस कैलकुलेशन, ये बहुत है। मैंने इंसेंटिव प्लान में 3 नाम लिखे थे, नहीं 3 नाम लिखे थे जिनको कहा था कि ये सिर्फ थेरी ही है। अब वो बताता हूं। इंसेंटिव प्लान में मैंने 5 लिखे थे, उनमें से 2 न्यूमेरिकल थे और 3 बस सिर्फ जबानी ही थे। हाई डे रेट ये भी जबानी ही है, लेकिन मैं आपको ना फिर भी एक मिसाल से बता देता हूं। वेज इंसेंटिव प्लान में मैंने 5 पॉइंट लिखे थे, 3 सिर्फ जबानी ही, तो ये जबानी ही है, लेकिन मैं एक मिसाल से समझा देता हूं तो बेहतर हो जाएगी बात। नॉर्मल वर्किंग आवर्स, बल्कि नॉर्मल का वर्ड ही छोड़े, वर्किंग आवर्स पर डे 8 आवर्स। मिनिमम डेली प्रोडक्शन रिक्वायर्ड, minimum daily production required from a worker $100 units, minimum daily production required from a worker 100 यूनिट्स। यानी एक वर्कर को कहा है कि 8 घंटे तुमने रोज काम करना है और 100 यूनिट्स बनाने हैं, वरना नौकरी से निकाल देंगे। बेसिक वेज रेट ₹200 per hour, 200 per hour. However, a wage rate of 250 per hour, is paid in a day if worker produces 130 units, if worker produces 130 units. रिक्वायर्ड है आपसे, हमसे मिल मिला के wages for the day and labor cost per unit of following workers. वर्कर ए है, उसने 100 यूनिट्स बनाए हैं और वर्कर बी ने 130 यूनिट्स बनाए। एक दिन में वर्कर ए ने 100 यूनिट्स बनाए और वर्कर बी ने 130 यूनिट्स बनाए। तो वर्कर ए को
टोटल कितने पैसे देंगे? इसने 100 यूनिट्स बनाए, 200 इंटू 100, 200 पर आर है तो इंटू 8 होगा जी, 1600। और हमें ये बंदा पर यूनिट क्या कॉस्ट किया? और दूसरे बंदे ने कितने बनाए? तो उसको हमने पैसे 200 की बजाय 250 पर दे पर आ रहे हैं 2000। ये ऐसा बोनस नहीं है, बस उसको एक इंसेंटिव मिल रहा है कि उसको हाई रेट पे वेजेस मिल रही है। हाई डे रेट, डे रेट यानी है टाइम रेट, लेकिन अगर वो एक सर्टेन टारगेट पूरा करेगा तो उसको ज्यादा वाला वेज रेट मिल जाएगा। अब इससे बिजनेस को क्या फायदा हुआ? उसको तो 2000 रुपए देने पड़ गए, यूनिट ज्यादा बन गए और इसलिए पर यूनिट कॉस्ट बिजनेस को सस्ता पड़ गया। ये 2000 डिवाइडेड बाय 130, 15.38। तो ये वर्कर भी खुश, ज्यादा पैसे ले गया और कंपनी को भी फायदा हुआ। तो ये हाई डे रेट प्लान है जिसमें पैसे होते टाइम बेस्ड ही हैं, लेकिन अगर एक टारगेट पूरा हो जाए तो हायर वेज रेट दे दिया जाता है। अगर कोई परफॉर्मेंस टारगेट जो दिया उसको वो पूरा हो जाए तो उसको फिर एक हायर वेज रेट मिलता है। ये हाई डे रेट प्लान है। एक होता है एम्प्लॉई को हम कोई टारगेट देते हैं और अगर वो टारगेट पूरा कर ले तो उसको कंपनी अपने शेयर इनाम में दे देती है, यानी उसको ओनर बना लेते हैं। लेकिन इसका न्यूमेरिकल आप लोगों की औकात से भी बहुत बाहर है। ये थेरेटिकल ही है। ये CFAB 1 में है, टैक्स में पढ़ा है, कितना को पढ़ा है उसने? एम्प्लॉइज को कुछ परफॉर्मेंस कंडीशंस दी होती हैं, अगर वो पूरी कर देंगे तो उनको ओनर बना लेंगे। लेकिन इसका न्यूमेरिकल आपके लिए नहीं है, बस ये थेरी है।
फिर एक होता है प्रॉफिट शेयरिंग, ये जो नाम से लग रहा है वो यही है। इसमें वर्कर्स को कहते होंगे कि अगर हमारे प्रॉफिट्स इतनी टोटल अमाउंट से बढ़ गए तो हम उसका हिस्सा आप लोगों को भी बांट देंगे। ये भी मैं आपको मिसाल से ही बता देता हूँ। 20% ऑफ टोटल प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 2024। उनको कहा कि भी अगर प्रॉफिट्स हमारे 40 मिलियन से ऊपर निकल गए ना पूरे साल के, तो जितने 40 से ऊपर निकले होंगे उसका 20% आप लोगों को बोनस दे देंगे। ये प्रॉफिट शेयरिंग प्लान है। तो ये भी बस जबानी जबानी ही है। जी किधर है? क्या जी? क्या आईडी रेट आगे? अगर वर्कर जो उनको कम से कम काम कहा है वो करते रहे तो 200 रुपए पर आवर का रेट। लेकिन अगर उन्होंने टारगेट मीट कर लिया तो फिर उनको पैसे मिलेंगे तो पर आवर, लेकिन नॉर्मल से हायर रेट मिलेगा उनको। जैसे अगर वर्कर 100 यूनिट ही बनाता रहे तो उसको 200 रुपए पर आवर मिलते रहेंगे। लेकिन अगर 130 यूनिट्स बना देगा तो उसका वेज रेट 200 से बढ़ा के 250 कर देंगे। है ये पर आवर, पर यूनिट नहीं है। लेकिन ये नॉर्मल वेज रेट एक हायर वेज रेट है, जो कि वो हायर वेज रेट उसको मिलेगा। ये बात उसकी परफॉर्मेंस से लिंक कर दी, इसलिए है ये एक इंसेंटिव प्लान, लेकिन ये बोनस से डिफरेंट चीज है, तो इसलिए इसको हाई रेट कहते हैं। अच्छा, इसके लिए ना आपको इस चैप्टर में से दूसरे पेज पे ही होगा, दूसरे या तीसरे पेज पे इनके ना एडवांटेज डिसएडवांटेज होंगे। ग्रुप बोनस के और प्रॉफिट शेयरिंग के, और इस चैप्टर के तीसरे पेज पे है शायद, या दूसरे पे, सेकंड और थर्ड दोनों पे ना। ये थ्योरेटिकली आप इस चैप्टर से कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गए इंसेंटिव प्लान। एक ना नाम लेके भी पूछी जा सकती है, रेशोस की कुछ कैलकुलेशन है। आप में से FAR1 कौन कौन पढ़ चुके हैं? रेशोस क्यों कैलकुलेट होती हैं? कंपैरिजन के लिए, अपने पिछले साल से भी कंपेयर हो सकता है, कंपैरेटर से कंपेयर हो सकता है, तो वो रेशोस कैलकुलेट की जाती हैं। जो लोग FAR1 अभी पढ़ रहे हैं तो वो भी पढ़ ही लेंगे कभी ना कभी इस बात को। बस होती है कोई रेशोस, जिन्होंने नहीं पढ़ा बस वो समझ लें रेशोस कुछ होती है चीजें, वो मैनेजमेंट कैलकुलेट कर सकती है कंपैरिजन के लिए। अगर अभी आप FAR1 में रेशोस तक नहीं पहुंचे तो कोई बात नहीं, पहुंच जाएंगे कभी, जब पहुंच जाएंगे तो पता लग जाएगा। तो बिजनेस अपनी लेबर की परफॉर्मेंस से रिलेटेड भी कुछ रेशोस कैलकुलेट कर सकता है। तो आपको 4 फार्मूले बता रहा हूं, ये नाम लेके भी पूछे जा सकते हैं और कहीं किसी सवाल में शायद वर्किंग में हेल्प दे जाए। लेबर से रिलेटेड रेशोस बता रहा हूं लेबर से रिलेटेड रेशोस बता रहा हूं। जिन्होंने FAR1 पढ़ा हुआ है और उनको ये रेशोस का आइडिया है तो बस इतना ही काफी है कि मैनेजमेंट कुछ कंपैरिजन के लिए, परफॉर्मेंस कंपेयर करने के लिए
कुछ रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। जिन्होंने FR1 अभी नहीं पढ़ा या पढ़ रहे हैं और यहाँ तक नहीं पहुंचे, तो बस कुछ फार्मूले हैं, वो फार्मूले आपके कैलकुलेट करने नाम से भी पूछे जा सकते हैं और किसी सवाल में वर्किंग में भी काम आ सकते हैं। ये मैं फार्मूले लिख देता हूँ, फिर एक सवाल से ना चारों सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। एक कहलाता है लेबर एफिशिएंसी रेशियो। लेबर एफिशिएंसी रेशियो लेबर एफिशिएंसी रेशियो वही है जो भी आप वो बोनस के लिए SH और AH निकालते थे ना, तो इनका जो आपस का एक रेशियो बनेगा SH डिवाइडेड बाय AH, इसको लेबर एफिशिएंसी रेशियो कहते हैं। SH डिवाइडेड बाय AH, ये लेबर एफिशिएंसी रेशियो है। अभी जो 3 दिन से करते आ रहे हैं SH AH, उनकी अगर परसेंटेज आपस में देखें तो वो लेबर एफिशिएंसी रेशियो कहलाती है। इस चीज को मेजर करने का एक इसका उलट तरीका भी होता है, उसको लेबर की प्रोडक्टिविटी कहते हैं। प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी में कंपेयर हो रहे हैं आवर्स, प्रोडक्टिविटी में कंपेयर होते हैं यूनिट्स। यानी ये जो लेबर एफिशिएंसी रेशियो है ना, ये कंपैरिजन ऑफ आवर्स है और ये है कंपैरिजन ऑफ यूनिट्स। लेबर प्रोडक्टिविटी रेशियो का फॉर्मूला ये है कि वर्कर ने जितने भी यूनिट्स बनाए, टोटल आउटपुट इन AH, यानी उसने असल में जितने घंटे काम किया और उसमें जितने यूनिट्स बनाए। आवर्स नहीं लिखे हैं ये, एक्चुअल आवर्स में यूनिट्स कितने बनाए। तो सॉरी एक्चुअल का वर्ड डालना था बीच में। टोटल एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड आउटपुट इन AH। एक होती है लेबर एक्टिविटी रेशियो। अच्छा, ये बाकी तीसरी चौथी फालतू सी है, इसको अगर आप नफरत की निगाह से भी देखें तो भी ठीक है। ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी खैर ये होता है AH ओवर BH, और ये BH आपको बताऊंगा जब वेरिएंस का चैप्टर पढ़ेंगे। बजटेड आवर्स, BH बजटेड आवर्स, लेकिन ये वेरिएंस के चैप्टर में बताऊंगा, अभी इसमें ज्यादा टेंशन बिल्कुल ना ले। ये मैंने एक्टिविटी रेशियो लिखी है, ये एक्टिविटी SH, और एक होती है लेबर कैपेसिटी रेशियो। ये होती है AH और BH। अच्छा, ये ध्यान से वो AH लिख दिया था गलती से। एक्टिविटी रेशियो SH ओवर BH है और कैपेसिटी रेशियो AH ओवर BH है। ये BH क्या होता है ये आपको जब वेरिएंस पढ़ाऊंगा ना तो बताऊंगा, होता है कुछ। बजटेड आवर्स है कोई चीज,
ये वेरिएंस वाले चैप्टर में पता चलेगा। सवाल लिखे। Noted. A worker produced 240 units in a week in 40 hours 40 घंटे में उसने 240 यूनिट्स बनाए। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर 40 यूनिट्स है। 4 यूनिट्स। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर 4 यूनिट्स है। आपसे रिक्वायर्ड है इस वर्कर की एफिशिएंसी रेशो और प्रोडक्टिविटी रेशो। मैंने बताया स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर कितने 4 यूनिट्स। हाँ जी। एसएच कितने कितनी प्रोडक्शन की है 240 और 1 घंटे में बनने चाहिए
तो SH आगे 60, AH है 40, 150%। अच्छा, अगर इसका आंसर 100% आता, यानी लेबर 100% एफिशिएंट होती, तो इसका मतलब होता कि जितनी देर लगनी चाहिए उतनी देर लग रही है। अगर 100 से ज्यादा एफिशिएंट है, 100 से ज्यादा एफिशिएंट है, इसका मतलब टाइम बचा के दे रहे हैं। 100 से कम एफिशिएंट है तो सुस्ती है, टाइम जाया कर रहे हैं। तो 150% आ गई एफिशिएंसी रेशियो। और प्रोडक्टिविटी रेशियो का मतलब है कि जितने यूनिट्स उसने एक्चुअली बनाए, कितने बनाए, और टोटल कितने घंटे काम किया, 40 घंटे में कितने यूनिट्स बनाने चाहिए थे, 160, 1। तो ये दोनों सेम ही होंगे, लेकिन सिर्फ देखने के नजरिए का फर्क है। यहां पर हम देख रहे हैं आवर्स, यहां पर देख रहे हैं यूनिट्स। ये हो गई रेशोज। अच्छा, आपने टैक्स सब पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं? नहीं, अभी इस दफा नहीं पढ़ा। अच्छा, चले टैक्स के बगैर वाले भी हैं। इस चैप्टर के ना मैंने शुरू में जो 4 टुकड़े किए थे, उनमें वेजेस कैलकुलेशन बस बहुत है। अब इनकी डबल एंट्रीज। अच्छा, इसके लिए ना मैं आपको एक मिसाल बता रहा हूं। मिसाल में एक बंदे के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, और उन वैल्यूज को यूज करके एंट्रीज बताऊंगा तो ज्यादा बेहतर समझ आ जाएंगे एंट्रीज। लेकिन असल में ये काम एक बंदे के लिए नहीं हो रहा होता, सारे एम्प्लॉयज के लिए टोटल हो रहा होगा। लेकिन मैं मिसाल समझाने के लिए एक एम्प्लॉय की बात कर रहा हूं। एक एम्प्लॉय को सैलरी ऑफर की कि आपको हम ना 2 लाख रुपए देंगे महीने के, और ओवर टाइम उसके अलावा है। आपको जब सैलरी दे रहे होंगे तो इसमें से कुछ डिडक्शंस होंगी। एक, हमने इनमें से 10% काट लेना है फॉर प्रोविडेंट फंड। हम आपके नाम का एक डब्बा बनाएंगे, उस डब्बे में पैसे डालना शुरू कर देंगे, और वो पैसे जमा होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे। फिर जब आप रिटायर हो जाएंगे और आपके बच्चे आपको घर से निकाल रहे होंगे, तो फिर आपने भी तो रोजी रोटी चलानी है, तो तब हम आपके वो पैसे रिटायरमेंट पे देंगे। ये पूरा में बहुत ज्यादा होता है, ये तो हमारे हैं ना, हम तो अम्मा पापा को संभाल के रखते हैं, तो इसलिए वहां रिटायरमेंट बेनिफिट बहुत सारे होते हैं, यहाँ नहीं होते। यहाँ बहुत कम होते हैं। तो 10% हम काटेंगे प्रोविडेंट फंड का नाम सुना? अच्छा, चले मैं बता रहा हूं ना, हर एम्प्लॉय के लिए उसकी तनख्वाह में से कुछ पैसे काटेंगे, और वो पैसे जमा करते जाएंगे, और वो पैसे जमा करके कहीं डब्बे में नहीं रख लेंगे, वो तो मैं डब्बा बोल रहा हूं, वो पैसा फिर कहीं इन्वेस्ट हो रहा होगा। एक डब्बा बना दिया प्रोविडेंट फंड के नाम का, ये पैसे इस डब्बे में डालेंगे, और फिर वो पैसे हर महीने कटते कटते डब्बे में पैसे जमा होते जाएंगे, और वो जो पैसे जमा हो रहे होंगे वो कहीं इन्वेस्ट होके वहां से कमाई भी आएगी।
तो जब ये एम्प्लॉय रिटायर होके जाएगा तो इस डब्बे के अंदर जितने पैसे बन चुके होंगे प्लस वो जो इंटरेस्ट आया होगा वो उसके हवाले हो जाता है। ये प्रोविडेंट फंड की कहानी। लेकिन ये प्रोविडेंट फंड एक मिसाल है, और भी इस तरह के फंड्स हो सकते हैं। तो हमने इससे कहा है कि एक तो हम आपकी 10% प्रोविडेंट फंड की डिडक्शन किया करेंगे। फिर इसके अलावा गवर्नमेंट ने कहा है कि इनका टैक्स काट के भी हमें दो, तो 35,000 रुपए हम आपका टैक्स भी काटा करेंगे। फिर इसके अलावा वो फलाना एक इदारा है गवर्नमेंट का, वो कहता है कि जिसकी तनख्वाह इससे ऊपर है तो इतने पैसे उनकी तरफ से और काट के हमें दें, हमने फ्लड के फैक्ट्रीज के लिए या इस तरह की और फैक्ट्रीज के लिए हमने पैसे जमा करने होते हैं, चलो करप्शन के लिए भी। ये कोई और अदर डिडक्शंस भी हो सकती हैं। 5,000 उसके नाम पे भी काटना है। तो कैश जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 40। ये कैश एम्प्लॉय को मिल जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप एम्प्लॉय के पैसों में से इस डब्बे में डाल रहे हैं ना कुछ, तो आपको अपने पास से मजीद इस एम्प्लॉय के लिए डब्बे में इतने पैसे और डालने पड़ेंगे। एम्प्लॉयर अपनी जेब से और 20,000 इसमें डालेगा और ये कहलाएगा ये एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है टू प्रोविडेंट फंड। और चूंकि ये एम्प्लॉय की तनख्वाह से कट रहे हैं इसलिए इसको कहते हैं एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय को कैश कितना पे हो रहा है अभी 140, लेकिन ये बंदा एम्प्लॉयर को यानी बिजनेस को कितने रुपए का कॉस्ट कर रहा है, यानी हमें ये एम्प्लॉय कितने रुपए का कॉस्ट कर रहा है, तो 20 का। क्योंकि एम्प्लॉय को बेशक 140 दे रहे हैं, बाकी गवर्नमेंट को दे देने, हमारे पास से पूरा 2 लाख चला जाना है, तो हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो ये भी है और ये भी है। तो हमें ये टोटल कॉस्ट, टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट 2,20,000 पड़ेगी। बेशक एम्प्लॉय की तनख्वाह से कुछ डिडक्शंस हो गए, उसको पैसे थोड़े मिल रहे हैं, लेकिन हमारे पास से तो सारे ही जा रहे हैं। तो हमें एज एन एम्प्लॉयर, हमें अगर ये जानना हो कि हमें ये बंदा कितने रुपए कॉस्ट कर रहा है, तो वो 220,000 कॉस्ट कर रहा है। यानी जो उससे सैलरी एग्रीड है, और ये मैंने सैलरी लिखी है जबानी भी बोला था कि बोनस ओवर टाइम भी हो सकता है, यानी जितने एम्प्लॉय के साथ कैलकुलेशन तय हो रही है उसमें प्लस जो एम्प्लॉयर को अपनी जेब से मजीद इस डब्बे के अंदर डालना है, तो ये एम्प्लॉय इस एम्प्लॉयर को 2,20,000 रुपए कॉस्ट हो रहा है। कल मैं आपको ना इसी वैल्यूज का रेफरेंस दे रहा हूं, तो कल मैं आपको उसकी फिर एंट्रीज करके दिखाता हूं कि इनकी एंट्रीज क्या होगी। इसमें बताएं, कुछ पूछना है तो क्या? हाँ, इसका क्या मतलब है? ये हो सकता है गवर्नमेंट ने, देखे ये जो प्रोविडेंट फंड स्कीम्स होती है ना, और भी हो सकती हैं, तो शायद सारी दुनिया के मुल्कों में ही ये लॉ हो कि जितने एम्प्लॉय से काटने होते हैं उतने अपनी जेब से और डालने होते हैं। लीगल मसला है, डालने होते हैं। एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है कि वो एम्प्लॉय के लिए अपनी जेब से इतने पैसे और वहां डब्बे में डाले। अब ये 40,000 बन गया, ये 40,000 कहीं इन्वेस्ट होगा, हर महीने 20-20 आता जाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी, उसके ऊपर कमाई बढ़ेगी। एम्प्लॉय फाइनली जब रिटायर होगा ये सारे पैसे एम्प्लॉय को मिल जाएंगे सारे। चलिए ठीक है, अल्लाह।